दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक जबरदस्त कन्नड़ सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इस मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसकी IMDb रेटिंग है 9.3। मूवी एक बहुत ही नए कॉन्सेप्ट को लेकर आती है, जिसमें हमें क्लाइमेक्स के वक्त पूरा सेटिस्फेक्शन मिलता है। हालांकि वीडियो में इतनी डिटेल्स हैं कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना। और वीडियो पसंद न आने की तो बात ही नहीं है, इसीलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें एक नदी के किनारे एक कछुआ नजर आता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां एक बूढ़ी दादी अपने आंगन में पूजा कर रही होती है। तभी एक लड़का जो कि अपने काम पर जा रहा होता है, वो अचानक दादी से टकरा जाता है। टकराने की वजह से वो काफी गुस्सा हो जाता है और दादी को भला बुरा कहने लगता है कि बुढ़िया, तुम ये सब करके मेरी परेशानियां और क्यों बढ़ा रही हो? इतनी उम्र हो गई, तुम मर क्यों नहीं जाती? लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक दादी को कुछ हो जाता है और वो नीचे पड़ा पीतल का बर्तन उठाकर लड़के के गले पर वार करती है और उससे गला कटने की वजह से वो लड़का उसी वक्त मारा जाता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम सीमा नाम की न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं, जो जेल के अंदर एक कैदी से मिलने आई होती है। अब सीमा उससे कहती है कि मैं यहाँ बहुत मुश्किल से पहुंची हूँ, इसलिए प्लीज सर, आपके साथ जो भी घटना हुई है उसके बारे में डिटेल में बताइए। ऊपर से मेरे पास कई क्राइम थ्रिलर केसेस हैं, लेकिन आपकी कहानी बहुत ही अलग है। तो ये सुनकर वो कैदी हंसने लगता है और यहाँ हमें उसका नाम पता चलता है, जो होता है विक्की। खैर, अब विक्की यहाँ से सीमा को अपनी कहानी बताने लगता है, जिसके बाद सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। हम देखते हैं कि विक्की अपने गाँव से जॉब करने शहर आया था। अब वो एक दिन घर पर फ्रेश होता है, नाश्ता करता है और खुशी खुशी ऑफिस पहुंच जाता है। हमें पता चलता है कि वो 7 टीवी कंपनी में न्यूज रिपोर्टर का काम करता है, जहां वो ऑफिस में जाकर अपने कुछ कलीग्स से बातचीत करता है। अब उसी इलाके में जनार्दन नाम का एक नेता जनता और मीडिया के सामने हॉस्पिटल बनाने की बातें कर रहा होता है। वो सभी से बड़े बड़े वादे करता है कि अगर आने वाले चुनाव में उसकी पार्टी जीती तो बहुत विकास होगा। लेकिन तभी विक्की वहां पहुंच जाता है और जनार्दन से तीखे सवाल पूछता है कि हमें खबर मिली है कि सरकार से आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाने के लिए अच्छे खासे पैसे मिले हैं, लेकिन आप उन पैसों को अपनी जेब में डालना चाहते हैं। इसके बाद वो सभी को एक वीडियो भी दिखाता है, जिसमें जनार्दन और उसका बेटा एक बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने की बात कर रहे होते हैं। इसके बाद विक्की पूछता है, अब इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो जनार्दन और उसके पार्टी वालों को उस वक्त अफरा तफरी में कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो मीडिया के सामने क्या बोले। इसलिए वो अचानक से कहता है कि हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, और ऐसा कहकर वो वहां से भाग जाता है। और इस तरह से वहां की पब्लिक को जनार्दन की सच्चाई पता चल जाती है। इसके बाद विक्की की ये न्यूज उसके चैनल के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होती है और उसे बहुत तारीफें मिलती है। फिर हम देखते हैं कि विक्की हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां उसकी गर्लफ्रेंड चित्रा उसका इंतजार कर रही होती है। और इसके बाद ये दोनों घूमने निकल जाते हैं। हमें पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। खैर, अब दोनों जा ही रहे होते हैं कि तभी विक्की को उसके बॉस का कॉल आता है, जो उसे तुरंत ऑफिस आने के लिए कहते हैं। फिर विक्की चित्रा को रिक्शा लेकर जाने को कहता है, लेकिन चित्रा को ये पसंद नहीं आता, क्योंकि विक्की हमेशा काम में बिजी रहता है और उसे समय नहीं दे पाता। इसके बाद ऑफिस पहुंचने पर बॉस प्रभाकर विक्की की काफी तारीफ करता है कि अब तक तुमने जितनी न्यूज कवर की है वो काबिले तारीफ है, और इसी को ध्यान में रखकर मैंने सोचा है कि तुम्हें एक जरूरी प्रोजेक्ट दूं। इसलिए तुम्हें अब एक स्टिंग ऑपरेशन करना होगा और ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। ये बताते हुए वो बॉस उसे एक फाइल देता है, जिसमें 5 लोगों की डिटेल्स होती हैं। अब वो कहता है कि तुम्हें इन लोगों पर सुबह से लेकर रात तक नजर रखनी होगी और पता करना होगा कि वो क्या क्या करते हैं। फिर विक्की फाइल खोलता है, जिसमें पहला व्यक्ति होता है रंगनाथ, एक पिता जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर अपने कपड़े बदलकर उसी स्कूल में सफाई का काम करने लगता है, यानी वो वहाँ का प्यून था। लेकिन वो ये काम इसलिए करता है ताकि दिन भर अपनी बेटी को देख सके और उसका ख्याल रख सके। अब ये देखकर विक्की को अपने पिता की याद आती है। फिर फाइल के अगले पेज पर मल्लम्मा नाम की एक महिला की डिटेल होती है, जो बिंदास और खतरनाक है। हम देखते हैं कि मल्लम्मा आज एक आदमी को घर के बाहर बुलाती है और उसे बहुत पीटती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें पैसे दिए थे तो मेरे पैसे कब लौटाओगे, जिस पर वो आदमी कुछ दिन की मोहलत मांगता है। लेकिन मल्लम्मा कहती है कि हर बार तुम बहाना बनाते हो, पर आज मैं पैसे लेकर ही जाऊंगी।
अब उस आदमी के पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो उसकी बाइक की चाबी ले लेती है और 1 हफ्ते में पैसे लौटाने की धमकी देकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने घर के बाहर अपनी सहेली और पड़ोसन से बात कर रही थी। अब वो लेडी उससे कहती है, मेरे पास अब मेरी बेटी को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। वो अब 15 साल की हो गई है, इसलिए मैं उसके लिए एक रिश्ता ढूंढ रही हूँ। तो कोई लड़का तुम्हारी नजर में हो तो मुझे बताना। अब ये सुनकर मल्लम्मा कहती है, मेरी शादी तो 12 साल में ही हो गई थी, लेकिन फिर मेरा शराबी पति मुझे छोड़कर कहीं चला गया, इसलिए तुम अपनी बेटी की इतनी जल्दी शादी मत करो। लो ये पैसे रख लो और उसे थोड़ा पढ़ाओ। वो पढ़ लिख कर कुछ जॉब करने लगे तब जाकर उसकी शादी करना, और अगर तुम्हें और भी ज्यादा पैसे चाहिए तो मुझसे बेझिझक मांग लेना। अब ये देखकर हमें पता चलता है कि मल्लम्मा दिल की बहुत ही अच्छी है। बस जो लोग उसके पैसे वापस नहीं करते वो उन्हें नहीं छोड़ती। अब यहाँ पर हम विक्की को रास्ते में देखते हैं, जो उसी फाइल को पढ़ रहा था। इतने में उसे वहाँ के बस स्टैंड पर एक लड़का और लड़की दिखाई देते हैं, शांतनु और प्रिया। अब प्रिया कहती है, मैं तुम्हारा यहाँ पर कब से इंतजार कर रही हूँ, तुम्हें खाना टाइम पर खा लेना चाहिए। शांतनु कहता है, मैं थोड़ा काम में बिजी था, मैं ये सब कुछ हमारे लिए ही तो कर रहा हूँ। इस एग्जाम में पास होने के बाद मुझे अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी और फिर हम शादी कर लेंगे। तो प्रिया कहती है, तो क्या तुम इसके लिए अब खाना पीना भी छोड़ दोगे? फिर वो दोनों एक दूसरे को खाना खिलाने लगते हैं और विक्की उन दोनों को देखकर बहुत खुश होता है। इतने में ही उसकी गर्लफ्रेंड चित्रा उसे कॉल करती है। फिर वो उससे कहता है, अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, एक कपल को देखकर मुझे तुम्हारी याद आ गई। इस तरह से वो अपनी बाइक से उतरकर बातचीत कर रहा होता है कि इतने में एक लड़का उसे धक्का देकर उसका मोबाइल चुराकर भागने लगता है। अब विक्की उसके पीछे भागता है तो इतने में दूसरा लड़का उसके पीछे खड़ी उसकी बाइक को लेकर भागने लगता है। विक्की को समझ में आ चुका था कि वो बाइक वाले को पकड़ नहीं पाएगा, इसीलिए वो फौरन उस मोबाइल को लेकर भाग रहे चोर का पीछा करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि एक जगह पर वो चोर सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर घर के अंदर छुप जाता है। इसके बाद जब विक्की वहां आता है तो उसे समझ नहीं आता कि वो चोर कहाँ गया होगा। फिर वो आगे जाकर देखने लगता है तो एक जगह पर उसे बहुत सारी बाइक दिखाई देती हैं, जो कि कागज से ढकी हुई थी। वहीं पास में ही 10-12 आवारा गुंडे टाइप के लड़के बैठे थे। तो विक्की उन लड़कों से कहता है कि इन गाड़ियों में से मेरी भी एक गाड़ी है। तो एक लड़का कहता है, तो फिर हम क्या करें, अब वो बाइक हमारी है, तुम चाहे जो कर लो वो तुम्हें नहीं मिलेगी। अभी ये बात सुनकर विक्की को बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए वो उन सभी लोगों की एक एक करके खातिरदारी करता है। इतने में उस मोहल्ले के लोग भी उससे कहते हैं, ये लोग चोर हैं, इन्होंने हमारे घर से भी बहुत चीजें चुराई हैं, इन्हें अच्छा सबक सिखाओ। इस तरह अब विक्की उन सभी लोगों की हड्डी पसली तोड़ देता है और फिर बहुत ज्यादा मार खाने की वजह से वो लोग घबरा जाते हैं और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। पर तभी विक्की को वहां पर उसका मोबाइल चोरी करने वाला लड़का दिखाई देता है, जिसके बाद वो फिर से उसका पीछा करना शुरू कर देता है और फाइनली उसे पकड़ ही लेता है। और इस चोर का नाम होता है राजू। अब राजू कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, तुम जो चाहोगे मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। तो विक्की कहता है, ठीक है, और फिर वो उसे अपने साथ काम पर रख लेता है, क्योंकि राजू का कहना था कि कोई काम ना होने की वजह से उसे चोरी करनी पड़ती है। अब अगले दिन वो दोनों कहीं जा रहे थे कि तभी उनके सामने से चुन्नी नाम का एक लड़का गुजरता है, जो अपने साथियों के साथ कॉलेज जा रहा था। फिर विक्की राजू से कहता है कि तुम्हें सिर्फ इन्हीं लड़कों पर नजर रखनी है और स्पेशली उस चुन्नी पर। अब पहले तो वो चोर राजू घबरा जाता है, क्योंकि वो लोग बहुत ही खतरनाक लग रहे थे, लेकिन राजू को उन पर नजर रखने के लिए कुछ पैसे भी मिलने वाले थे, इसलिए वो ये काम करने के लिए मान जाता है। अब यहाँ पर हम चुन्नी और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो कि लड़कियों के साथ मजे करते हुए कॉलेज में नशा कर रहे थे। इतने में ही एक टीचर वहां पर आकर उसे थप्पड़ मारती है और ये सब कुछ बंद करने के लिए कहकर वहां से चली जाती है, जिससे वो लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि शांतनु और प्रिया एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए थे। अब शांतनु कहता है, इतनी महंगी जगह पर आने की क्या जरूरत थी, हम बाहर भी खाना खा सकते थे। प्रिया कहती है, हम महीने भर पैसे बचाते हैं, तो सैलरी वाले दिन अच्छा खाना खाया तो कुछ नहीं होगा, इसीलिए तुम चिंता मत करो और तुम जो चाहो वो ऑर्डर करो। तो शांतनु मेन्यू कार्ड देखने लगता है। अब उस कैफे में विक्की भी खाना खाने के लिए आया हुआ होता है और वो इन दोनों को देख रहा होता है। इतने में उसे एक कॉल आता है। फिर वो उससे बातचीत करते हुए 10 मिनट के लिए वॉशरूम के अंदर जाकर बाहर आता है। लेकिन दोस्तों, अब तक यहाँ पर बहुत बड़ा क्राइम हो चुका था। सभी लोग शॉक होकर प्रिया और शांतनु की तरफ देख रहे थे, क्योंकि प्रिया ने शांतनु पर हमला करके उसे मार डाला था। दरअसल 10 मिनट पहले जब उसका खाना टेबल पर आया था तो शांतनु के मोबाइल पर एक इम्पोर्टेंट ईमेल आ गया था, जिसे वो चेक करने लगा था। अब ये देखकर प्रिया उसे कहती है,
अब फोन को छोड़ो, हम दोनों शांति से बात करते हुए खाना खाते हैं। लेकिन शांतनु कहता है तुम स्टार्ट करो, मैं इस मेल को पढ़कर खाना खा लूंगा। पर प्रिया उससे कहती है नहीं नहीं, पहले खाना खाओ। इस तरह प्रिया उसे और 2-3 बार खाना खाने के लिए कहती है, जबकि शांतनु का ध्यान अपने मोबाइल में होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक ही प्रिया का गुस्सा बढ़ जाता है और वो अजीब सी हरकतें करने लगती है, जिसके बाद वो सीधा प्लेट में रखा हुआ कांटे वाला चम्मच लेकर शांतनु के सीने में बार बार वार करके उसे मार डालती है। वैसे डायरेक्टर को ये हमला सीने की जगह गले पर दिखाना चाहिए था, क्योंकि भाई कांटे की चम्मच से शर्ट के ऊपर वार करके किसी की जान लेना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। खैर, अगले पल में जब प्रिया को होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसने अपने ही बॉयफ्रेंड को मार डाला है, और फिर ये देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। अब इतने में वहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है, जो फौरन बॉडी को अपनी कस्टडी में लेकर और क्राइम स्पॉट की अच्छे तरीके से छानबीन करने लगती है। इसके बाद पुलिस प्रिया को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है, जबकि यहाँ पर पल भर में हुई इस भयानक घटना को देखकर विकी तो हैरान हो जाता है कि कुछ देर पहले तो ये दोनों यहाँ पर प्यार से बात कर रहे थे, लेकिन इस लड़की को अचानक क्या हो गया। खैर, अब यही न्यूज वो अपने बॉस को कॉल करके बता देता है। फिर रात को हम देखते हैं कि विकी सोफे पर सो रहा होता है, लेकिन तभी अचानक पीछे से एक आदमी आकर उसका गला वायर से दबाने लगता है, जिससे विकी नीचे गिर जाता है और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पा रहा था। अब इतने में ही फोन की रिंग बजती है और उसे होश आ जाता है। दरअसल घबराने की वजह से उसने ऐसा सपना देखा था। असल में उसके पास चित्रा का वीडियो कॉल आता है, जो उसको इतना पसीना आया हुआ और घबराया हुआ देखकर उससे पूछती है कि क्या हुआ। लेकिन विकी कहता है कुछ नहीं, बस लाइट चली गई थी, इसलिए मुझे बहुत गर्मी हो रही थी, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। फिर अगले दिन वो फ्रेश होकर अपने काम पर जाने के लिए निकलता है, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर उसे रास्ते पर पुलिस दिखाई देती है और वो उस जगह पर रुक जाता है। फिर हम देखते हैं कि शॉकिंगली ये घर रंगनाथ का था, जिसे पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था वो विकी को कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए विकी तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहां वो इंस्पेक्टर प्रकाश से मिलता है और कहता है कि सर, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे रंगनाथ से मिलना है। लेकिन ऑफिसर प्रकाश कहता है तुम मुझसे नहीं मिल सकते, जाओ यहाँ से। अब इतने में कुछ कांस्टेबल विकी को धक्का मारकर पुलिस स्टेशन से बाहर कर देते हैं। तभी वहां पर विकी एक दूसरे पुलिस ऑफिसर को देखता है, जो उसे कुछ पैसे देकर रंगनाथ के बारे में बताने के लिए कहता है कि उसे गिरफ्तार क्यों किया गया है। अब पहले तो वो ऑफिसर उसे कुछ बताने से मना करता है और कहता है कि हमें इस केस के बारे में मीडिया में कुछ भी बताने के लिए मना किया गया है, इसलिए मैं बस तुम्हें थोड़ी सी बात बता सकता हूँ। वो कहता है कि रंगनाथ अपने घर पर बैठा हुआ था और उसकी बेटी पढ़ाई कर रही थी, लेकिन तभी अचानक रंगनाथ को कुछ होने लगा, और इस बीच जब उसकी बेटी ने उसे पेंसिल को शार्पनर से तेज करने के लिए कहा, तो रंगनाथ ने उससे कहा कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द है, इसलिए मैं ये काम बाद में कर दूंगा। लेकिन उसकी बच्ची जिद पर अड़ी रहती है और कहती है कि मुझे अभी के अभी ये करके दो पापा। लेकिन तभी रंगनाथ को अचानक गुस्सा आ जाता है और उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। वो वही पेंसिल लेकर अपनी बेटी की गर्दन पर बार बार वार करता है, जिस वजह से उसकी बेटी तुरंत ही मर जाती है। अब जब उसे होश आता है तो पता चलता है कि उसने अपनी ही बेटी को मार डाला। अब विकी को एहसास होता है कि ये क्राइम तो ठीक उस कपल के जैसा था, जिसमें प्रिया नाम की लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को मार डाला था। फिर इतने में विकी को उसके बॉस का मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना बंद कर दो। इसके बाद वो तुरंत ही ऑफिस पहुंचता है और बॉस से इसके बारे में पूछता है। तो प्रभाकर कहता है कि अब मुझे ये केस इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा, इसलिए तुम इस केस को छोड़ दो, मैं तुम्हें दूसरा काम दे दूंगा। तो विकी कहता है सर, इसमें 2 लोगों का मर्डर हो चुका है और आप कह रहे हो कि कोई सीरियस मामला नहीं है। ये सुनकर उसका बॉस बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरी बात मानो वरना ये जॉब छोड़कर चले जाओ। निराश होकर विक्की घर आता है और चित्रा को बताता है कि मेरे बॉस मुझे केस को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। लेकिन चित्रा कहती है कि मैं भी तुम्हें ये केस छोड़ने के लिए कह रही हूँ। ठीक से खाना नहीं खा पाते, टाइम पर सो नहीं पाते, थोड़ा सा भी चैन नहीं है। अगर ऐसे में तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? इसलिए तुम ये नौकरी छोड़ दो और कुछ अच्छा सा बिजनेस करने के बारे में सोचो। बाकी इसके लिए तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। तो विकी कहता है देखो, ऐसी बात नहीं है, जर्नलिस्ट का काम करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ये मेरा पैशन है। इसलिए अगर तुम मुझे सपोर्ट नहीं कर सकती तो मुझे कम से कम डिमोटिवेट भी मत करो। अब चित्रा ये सुनकर नाराज होकर चली जाती है, जिसके बाद विकी सोचता है कि आखिर उसके बॉस ने उसे ये केस छोड़ने के लिए क्यों कहा, आखिर ऐसी क्या बात थी। फिर इस बारे में पूछने के लिए वो शाम को अपने बॉस से मिलने के लिए उसके घर पर आता है।
लेकिन जब तक वो वहां पहुंचता तब तक किसी ने उसके बॉस को मार दिया था। फिर बॉस को मरा हुआ देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो पुलिस को फोन कर पाता, इतने में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। वहां पर उन्हें विक्की ही अपराधी लगता है, इसलिए वो उसे अरेस्ट करके ले जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि चित्रा विक्की को छुड़ाने के लिए वकील को पुलिस स्टेशन में लेकर आती है। अब विक्की ने तो पहले ही कहा था कि उसके वहां पर पहुंचने से पहले ही प्रभाकर की मौत हो गई थी। ऊपर से विक्की के खिलाफ कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से पुलिस को उसे छोड़ना ही पड़ता है, लेकिन वो प्राइम सस्पेक्ट था, इसलिए पुलिस उसे कहीं भी बाहर जाने से मना कर देती है। पर इस सबसे चित्रा और ज्यादा गुस्सा हो गई थी कि एक तो इस केस के लिए मना किया गया था, लेकिन फिर भी विक्की इस बारे में बात करने अपने बॉस के पास चला गया। खैर, अब वो विक्की से कहती है, अब तुम्हें जो करना है वो करो, जब तक तुम ये जॉब नहीं छोड़ देते मुझसे मत मिलना। और ऐसा कहकर वो चली जाती है। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी विक्की इस केस को नहीं छोड़ता और नए नए तरीके से छानबीन शुरू करता है। फिर रात को चुपके से वो अपने ऑफिस जाकर बॉस के केबिन में तलाशी लेने लगता है और सारी फाइल्स की जांच करता है। अभी तक जिन जिन लोगों की मौत हुई थी, उन्हें कौन कौन लोग पहचानते थे, वो उन सभी करीबी लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है, लेकिन फिर भी उसके हाथ कोई खास जानकारी नहीं लगती। अब यहाँ पर हम उस चोर राजू को देखते हैं, जो कि चुन्नी पर नजर रखने के लिए उसके गैंग में शामिल हो गया था। फिर वो विक्की को कॉल करता है, लेकिन विक्की उसका कॉल नहीं उठाता। उसके बाद वो चुन्नी को लेकर उसके घर पर ही आ जाता है, लेकिन यहाँ पर विक्की ने इन्वेस्टिगेशन करते हुए अपने घर का कबाड़ा बना दिया था। सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थी और तभी ये दोनों वहां पर पड़ी हुई एक दादी की फोटो देख लेते हैं, जिस पर राजू कहता है, अरे मैं तो इस दादी को जानता हूँ। तो चुन्नी भी कहता है, मैं भी इस दादी को पहचानता हूँ। वो कहता है, मैंने इस दादी से ओल्ड स्टाइल में टैटू बनवाए थे। और इस तरह से वो अपनी शर्ट निकाल कर दिखाने लगता है। इतने में चुन्नी आगे बताता है कि मैंने एक लड़की के शरीर पर टैटू देखा, तो मुझे भी ओल्ड स्टाइल में टैटू बनवाना था, इसलिए जब मैंने आसपास ढूंढा तो मुझे इस दादी के बारे में पता चला और फिर मैं उस दादी के पास कई बार टैटू बनवाने के लिए गया। मुझे याद है कि उस दौरान उसकी तबीयत थोड़ी कमजोर रहती थी। अब इतने में विक्की उससे पूछता है कि तुम आखिरी बार उस दादी से कब मिले थे? तो चुन्नी कहता है, लगभग 2 महीने पहले। फिर राजू भी यही कहता है कि मैं भी 2 महीने पहले ही मिला था। अक्सर मंदिर में हमारी मुलाकात होती रहती थी। दरअसल ये राजू मंदिर में लोगों से चोरी करने के लिए जाता था और तब उसे वहां पर दादी मिली थी। उसके बाद विक्की मल्लम्मा, रंगनाथ और प्रिया से जाकर बारी बारी मिलता है, तो उनसे बात करने पर उसे पता चलता है कि मल्लम्मा और रंगनाथ उस दादी के घर के आसपास ही रहते थे। साथ ही बीच बीच में वो दादी का ख्याल रखने के लिए उसके घर पर जाते थे। इसी तरह एक बार शांतनु और प्रिया को भी वो दादी मंदिर में मिली थी। उस वक्त दादी को चक्कर आ गया था, तो उन दोनों ने दादी की मदद की थी। अब ये जानकारी मिलने के बाद विक्की को समझ में आ जाता है कि ये जितने भी लोग दादी के कांटेक्ट में आए हैं, उनके साथ ये क्राइम की घटना घटित हुई है। फिर वो तुरंत इंस्पेक्टर के पास जाकर उसे ये सारी जानकारी देता है, लेकिन इंस्पेक्टर प्रकाश बहुत ही गुस्सा होता है कि तुम इस केस के पीछे क्यों पड़े हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये केस क्लोज हो चुका है, चुपचाप निकलो यहाँ से और आइंदा मत आना। इसके बाद अब यही बात विक्की राजू और चित्रा को बताता है। फिर पहले तो चित्रा विक्की के ऊपर गुस्सा हो जाती है कि अभी तक उसने ये केस नहीं छोड़ा है, लेकिन वो आगे कहती है कि मुझे तो उस इंस्पेक्टर पर ही शक हो रहा है, वो हर क्राइम की घटना पर सबसे पहले मौजूद था। तो विक्की को भी ये बात सही लगती है कि इसमें कुछ ना कुछ अजीब तो है। फिर रात को हम देखते हैं कि विक्की इंस्पेक्टर प्रकाश का पीछा करने लगता है। अब एक जगह पर गाड़ी से उतरकर प्रकाश आगे जा रहा था, लेकिन तभी कुछ लोग आकर प्रकाश के ऊपर हमला कर देते हैं। उसी वक्त बीच में विक्की कूद पड़ता है और प्रकाश को बचाने लगता है। वो उन गुंडों को मार पीट कर वहां से भगा देता है। इस बीच प्रकाश को चोट लग गई थी, वो उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाता है। उसके बाद प्रकाश को होश आने पर वो उससे पूछता है, वो लोग आपको मारना क्यों चाहते थे? प्रकाश कहता है, मैं एक पुलिस वाला हूँ और ऐसे हमले तो हमारे ऊपर आम बात है। तो फिर विक्की उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि सॉरी, मुझे आप पर शक हो गया था, और फिर उसे उस केस के बारे में डिटेल में बताता है। तो अब प्रकाश उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अनऑफिशियल तरीके से। प्रकाश अपने ऑफिस जाकर वो फाइल ओपन करता है, साथ ही वो अपने खुफिया कॉन्टैक्ट से कुछ जानकारी हासिल करता है। तो उसे पता चलता है कि उस दादी को 2 महीने पहले कुछ बीमारी हो गई थी और उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था, लेकिन वहां पर उसका इलाज ठीक से ना होने के कारण उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में रखा गया है। अब ये एक सीक्रेट न्यूज थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं था।
फिर उस हॉस्पिटल का नाम जानकर विकी तुरंत ही चित्रा को कॉल करता है, क्योंकि जहां पर वो काम करती थी वो वही हॉस्पिटल था। इसके बाद वो उससे पूछता है कि रजिस्टर में देखकर बताओ कि क्या वहां पर सुशीला नाम की किसी दादी को एडमिट किया है। तो चित्रा रजिस्टर में देखती है, लेकिन उसे सुशीला नाम की कोई भी पेशेंट एडमिट नहीं दिखाई देती, और यही बात वो विक्की को बताती है। फिर विक्की सोचते हुए राजू से कहता है कि इंस्पेक्टर हमें झूठी जानकारी नहीं दे सकता, जरूर उस हॉस्पिटल में कुछ छुपाया जा रहा है, इसलिए हमें वहां पर जाकर देखना होगा। इसलिए अब ये दोनों हॉस्पिटल में जाकर चुपचाप सारे कमरों को चेक करने लगते हैं। अब इधर उधर ढूंढते हुए राजू एक सीक्रेट कमरे तक पहुंच जाता है। फिर अंदर देखने पर दादी को कुछ मशीनें लगाकर रखी गई थी। अब राजू तुरंत ही विक्की को वहां पर बुलाता है और वो दोनों अंदर जाकर दादी को देखने लगते हैं कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। लेकिन इतने में ही वहां पर डॉक्टर रवि कुमार आ जाता है और वो तुरंत ही सिक्योरिटी को बुलाकर उन दोनों को बाहर निकालता है। अब विक्की उससे पूछता है कि सर, दादी को क्या हुआ है? तो रवि कुमार झूठ बोलते हुए कहता है कि ये एक स्पेशल केस है। इस तरह की बीमारी को सरकार ने हमें गुप्त तरीके से हैंडल करने के लिए कहा है, इसलिए तुम दोनों यहाँ से अभी के अभी चले जाओ। ऐसा कहते हुए रवि कुमार अपनी कार में बैठकर कहीं जाने लगता है। इस बीच विक्की ने उसके ड्राइवर को देख लिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि विक्की उस डॉक्टर रवि कुमार को मार पीट कर पकड़कर एक सुनसान जगह पर लेकर आता है और उसे टॉर्चर करता है। इसके बाद वो दादी के बारे में सब कुछ सच बताने के लिए कहता है। तो डॉक्टर बताता है कि मेडिकल एक ऐसा धंधा है जहां पर हर पल करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं। विक्की कहता है, क्या तुम लोग लोगों के ऑर्गन्स बेचते हो? तो डॉक्टर कहता है, नहीं, ये सब कुछ पुराना हो गया। असल में बॉडी बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए और यहाँ तक कि बच्चा पैदा करने के लिए भी दवाइयाँ होती हैं। वैसे ही आज की लाइफस्टाइल के हिसाब से इंसान लगभग 60 से 70 साल जीता है, जबकि सच यह है कि वो और जीना चाहता है और उसकी इसी कमजोरी को हथियार बनाया जा रहा है। वो कहता है कि एक ग्रीन हाउस फार्म सेंटर नाम की कंपनी ने रिसर्च शुरू की है कि इंसान की उम्र कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि टॉर्टॉइज एक ऐसा जीव है जो 106 साल से भी ज्यादा जीता है और ये पाउडर उसी के डीएनए से बनाया गया है। पर विक्की पूछता है, तुम्हारा उस फॉरेन कंपनी के साथ संपर्क कैसे हुआ? तो डॉक्टर रवि कुमार बताता है कि उस कंपनी के हर एक स्टेट में एजेंट हैं और वो सब एक्सपेरिमेंट के लिए लोगों को ढूंढते हैं। तो उनके एक रॉकी नाम के एजेंट ने मुझे वो पाउडर दिया और उस कंपनी से बात करवाई। फिर रवि कुमार उस फॉरेन कंपनी से पूछता है कि इसमें मेरा क्या फायदा? तो वो लोग उसे बताते हैं कि ये करोड़ों रुपए का उनका प्रोजेक्ट है। अगर ये दवाइयां इंसानों पर सही तरीके से काम कर गई और उनकी उम्र बढ़ने लगी तो हम इस धंधे में अंधा पैसा कमा सकते हैं। वो कहते हैं कि इस काम के लिए हम तुम्हें 50 करोड़ रुपए देंगे। तो इतने सारे पैसे देखकर डॉक्टर मान जाता है। फिर एक दिन उसके हॉस्पिटल में सुशीला दादी आती है। तो दादी को देखकर उसने सोचा कि ये वही पेशेंट है जिसके ऊपर वो पाउडर आजमाई जा सकती है, और इस बीच अगर इस दादी को कुछ हो गया तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। फिर वो दादी को कैबिन में ले जाता है और अलग अलग ट्रीटमेंट्स करवाने के लिए कहता है, जिस पर दादी कहती हैं कि मेरे पास तो इतने सारे पैसे नहीं है, इतने सारे ट्रीटमेंट मैं कैसे करवाऊंगी? तो रवि कुमार कहता है, अरे दादी, हर साल हमारा हॉस्पिटल कुछ मरीजों का मुफ्त में इलाज करता है, तो इस साल उस लिस्ट में तुम्हारा भी नाम शामिल है, इसलिए तुम चिंता मत करो। इसके बाद दादी ट्रीटमेंट के लिए मान जाती है और वो सोचता है कि अब अगर दादी वो दवाई खाकर 7 से 8 दिन जिंदा रहती है तो वो दवाई सफल मानी जाएगी। लेकिन होता यह है कि 4 से 5 दिन में ही दादी की हालत बिगड़ने लगती है। उसके शरीर पर उल्टा असर होने लगता है और दादी को एक अलग ही तरह की बीमारी हो जाती है, जिसमें कि इंसान को थोड़ा सा भी गुस्सा आता है तो ये बीमारी शरीर के 90% नसों को एक्टिवेट कर देती है और गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि इंसान का खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। इसी गुस्से में वो क्रिमिनल बन जाता है और ठीक वैसे ही दादी के साथ हुआ था। उसने अपने ही बेटे को मार डाला। फिर डॉक्टर बताता है कि इस घटना के बाद मैं डर गया और मैंने फॉरेन कंपनी से कहा कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे ये काम नहीं करना, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। फिर मुझे पता चला कि ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलती है, यानी कि उस दादी के शरीर के कांटेक्ट में जितने भी लोग आए होंगे उनको भी धीरे धीरे ये बीमारी हो जाएगी। और यहाँ हम नोटिस करते हैं कि ऐसा हुआ भी था, क्योंकि हमने देखा था रंगनाथ, शांतनु, प्रिया ये सब दादी से मिले थे और वो बीमारी उन्हें भी हो गई और उन लोगों ने गुस्से में अपने ही लोगों को मार डाला। उसके बाद हम देखते हैं कि विकी मल्लम्मा, चुन्नी, राजू और चित्रा को बुलाकर ये सारी बात बताता है
जहां विकी मल्लम्मा और चुन्नी से कहता है कि तुम दोनों के शरीर में उस बीमारी का असर बढ़ने से पहले ही तुम्हें ट्रीटमेंट लेना होगा। लेकिन वो लोग इसकी बात पर विश्वास नहीं करते और उसकी बात को इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। फिर शाम को विकी चित्रा को उस डॉक्टर के पास लेकर आता है, लेकिन तब तक उस डॉक्टर को भी किसी ने मार दिया था। अगले दिन विकी इंस्पेक्टर प्रकाश से मिलता है और दादी से कांटेक्ट में आए हुए लोगों को पकड़कर उनका ट्रीटमेंट करवाने के लिए कहता है। फिर वो इंस्पेक्टर को उस फॉरेन कंपनी के बारे में भी सारी जानकारी दे देता है। इस बीच विकी को उस डॉक्टर के ड्राइवर पर शक हो गया था, इसीलिए वो उसे जैसे तैसे करके ढूंढता है और उसका पीछा करता है। इसके बाद उसे मार पीट कर पूछने पर वो एजेंट रॉकी के बारे में बताता है। फिर विकी अलग अलग हॉस्पिटल में जाकर उस रॉकी को ढूंढने लगता है। इस बीच हम देखते हैं कि एक लड़का विकी पर नजर रखे हुए था। अब वो विकी से मिलता है और उसे रॉकी का एड्रेस बता देता है। फिर वहां पहुंचकर वो देखता है कि उस कमरे में बहुत सारा रिसर्च का सामान पड़ा हुआ था। वहां कंप्यूटर वगैरह रखे हुए थे जिसके जरिए सब कुछ मैनेज किया जाता था। अब अचानक रॉकी और उसके लोग वहां आ जाते हैं और विकी को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन विकी उन सभी लोगों से जबरदस्त तरीके से फाइट करता है और रॉकी को भी जख्मी करके इंस्पेक्टर के हवाले कर देता है। फिर इंस्पेक्टर के सख्ती से पूछने पर रॉकी बताता है कि दरअसल ये बीमारी इंसान के पसीने को छूने से फैलती है और फिर उस इंसान का गुस्सा अलग ही लेवल पर बढ़ जाता है। शरीर की नसें फटने लगती हैं, इंसान का खुद पर कंट्रोल नहीं रहता और ये बीमारी उस विदेशी कंपनी के पाउडर की वजह से ही आई है। उस कंपनी का नेटवर्क बहुत ही बड़ा है और वो हम जैसे लोगों को एजेंट बनाकर पैसों से खरीदते हैं और उनकी दवाइयां टेस्ट करवाते हैं। अब रॉकी आगे बताता है कि उस डॉक्टर रवि कुमार के साथ कोई और भी है जो उस विदेशी कंपनी से जुड़ा हुआ था, जिसने उस विदेशी कंपनी से पैसे लिए थे, लेकिन वो कौन है ये मुझे नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ मल्लम्मा, चुन्नी और राजू के ऊपर ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, वरना वो बीमारी खतरनाक साबित होती। अब इंस्पेक्टर विकी को बताता है कि इसके पीछे और भी कोई है, तो विकी फिर से उस गोडाउन में जाता है जहां से ये सब कुछ ऑपरेट होता था। फिर वो वहां के कंट्रोल सिस्टम से कुछ ढूंढता है, तो वहां पर उसे कुछ बैंक ट्रांजैक्शंस का डेटा मिलता है। इसके बाद वो उस डेटा को अपने एक दोस्त के पास लेकर जाता है जो कि एक हैकर होता है और वो उसे इस बैंक ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल निकालने के लिए कहता है। अब उसका हैकर दोस्त कुछ ही देर में सारी डिटेल्स निकालता है और उसे देखकर विकी तो शॉक्ड रह जाता है। और यहाँ आता है एक और बड़ा ट्विस्ट। विकी अपनी गर्लफ्रेंड चित्रा के पास जाता है और उसे वो अकाउंट डिटेल्स दिखाकर कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। तुमने लालच में आकर इतने सारे लोगों की जान ली। तुम्हें इस बीमारी के बारे में पहले से ही पता था, तो तुमने पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तो चित्रा कहती है, अच्छा तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया। देखो, मैं एक मेरिट में पास हुई लड़की हूँ, लेकिन पैसे ना होने की वजह से मैं डॉक्टर नहीं बन पाई। वो कहती है कि डॉक्टर की पोजीशन के लिए मुझसे 50 लाख रुपए मांगे गए थे, लेकिन पैसे ना होने की वजह से मैं ये नर्स की जॉब कर रही हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे इस 25,000 रुपए की जॉब से हमारी शादी के बाद घर चल जाएगा? इससे तो हम हमारे बच्चों की स्कूल की फीस तक नहीं भर पाएंगे। एक दिन मैं इस हॉस्पिटल में काम कर रही थी, तब मैंने डॉक्टर रवि कुमार और उस रॉकी की बातें सुनी। फिर मुझे उस फॉरेन कंपनी के बारे में पता चला जो कि डॉक्टर के जरिए लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स करना चाहती है। तो मैंने उस कंपनी से कांटेक्ट किया और उन्हें धमकी दी कि मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पता चल गया है, मैं ये बात पुलिस को बता दूंगी। लेकिन ऐसा ना करने के लिए उस कंपनी ने मुझे 50 करोड़ रुपए देने का वादा किया और एडवांस के तौर पर 1 करोड़ रुपए भी भेज दिए। इसलिए मैंने इस दवाई के बारे में किसी को नहीं बताया। लेकिन एक्सपेरिमेंट करते वक्त कुछ लोग इससे बहुत ज्यादा अफेक्ट होने लगे और ये बात तुम्हारी न्यूज कंपनी चलाने वाले बॉस प्रभाकर को पता चल गई। तो उसने कुछ लोगों की डिटेल्स निकालकर तुम्हें उन पर नजर रखने के लिए कहा। फिर मैं ये केस दबाना चाहती थी, इसलिए शाम को उसके घर पर जाकर मैंने ही प्रभाकर को मार डाला। उसके बाद मैंने ही पुलिस को कॉल किया और तुम्हें उस केस में फंसाया और अगले दिन मैंने ही तुम्हें जेल से छुड़ाया था। इसके बाद मैंने उस दवाई को दादी पर एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उस दवाई के उल्टे असर की वजह से दादी के संपर्क में आए हुए लोग मरने लगे। लेकिन मुझे उससे क्या, मुझे तो पैसे मिल गए थे। इसीलिए तुम भी मेरी बात मानो और तुम भी मेरे प्लान में शामिल हो जाओ। हम ये करोड़ों रुपए लेकर कहीं दूर चले जाएंगे और हमारा बिजनेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब चित्रा की ये सारी बातें सुनने के बाद विकी को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहां पर ऑपरेशन करने के लिए रखी गई नुकीली चीज को लेकर चित्रा के गले पर वार करता है, जिससे कि चित्रा की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है।
इसके बाद विकी को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है और अब हम वहीं पर पहुंचते हैं जहां से कहानी शुरू हुई थी। वो न्यूज रिपोर्टर विकी की ये सारी कहानी सुनने के बाद घबरा जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और अगर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।